घर वो कटान हो गया था ना। चलिए हेडिंग डालेंगे कार्बन आयन। हाँ, दूसरा इंटरमीडिएट है कार्बन आयन। कार्बन आयन ना, कार्बन आयन क्या होगा? तो इसका डिफिनीशन होगा द एनायन ऑफ कार्बन, द एनायन ऑफ कार्बन is known as क्या बोलेंगे? कार्बन आयन is known as कार्बन आयन। मतलब कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन में कौन चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बन आयन बोला जाएगा। द एनायन ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बन आयन। कमिंग, समझ गए नहीं समझ गए? तो ऐसा कार्बन ना, ऐसा कार्बन जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। द कार्बन विच कैरी, ऐसे लिख सकते हैं, द कार्बन विच कैरी 3 बॉन्ड पेयर एंड अ लोन पेयर। मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो? लोन पेयर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, तो ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो? 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसे क्या बोलेंगे? कार्बन आयन बोलेंगे ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कार्बन आयन का। क्लियर? इतना याद रखिएगा ना। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे। एंड डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, एंड डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयन हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयन। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहला नंबर लिखेंगे, द एल्किल कार्बन आयन, द एल्किल कार्बन आयन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी एल्किल कार्बन आयन होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। कैसे जानेंगे? तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला क्या होता था? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला क्या था? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना है? 1 और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर हो गया ना। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, द शेप ऑफ कार्बन आयन इज क्या होता है पता है? पिरामिडल। कैसा होगा? पिरामिडल मतलब लाइक अमोनिया, अमोनिया की तरह होता है इसका। कैसा होता है? अमोनिया की तरह। कैसे? इधर देखेंगे ऐसे, ये कार्बन हो गया, इसके पास देखो ये 3 नोन पेयर, एक ये उससे होगा इस तरह से, ये पिरामिडल शेप होता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा? इट एक्ट एज
इट एक्ट एज लेविस बेस। ये किसकी तरह काम करेगा? लेविस बेस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर आसानी से क्या कर देगा? दे देगा। कार्बोकैटायन किसकी तरह काम कर रहा था? लेविस एसिड तरह, लेकिन कार्बन आयन किसकी तरह काम करेगा? लेविस बेस की तरह। समझ गए नहीं समझ गए? पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे अगर क्या करेंगे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट में, अच्छा ये किसके साथ जुड़ेगा? अच्छा ये किसके साथ जुड़ सकता है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ कि न्यूक्लियोफाइल के साथ? तो इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ अटैक करता था? कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करता था, ये किसी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल तरह। तो इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या हो सकता है? इसे पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या होता है? इट इज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर। इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? डायामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट ना हो ना, तो इसका मतलब क्या? तो विच मीन्स ना रिपल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो सर? रिपल्स। समझ, उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक ना। और किसके साथ ये अटैक करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हाँ, तो इट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल्स, इसके साथ रिएक्शन करेगा। हाँ, इट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल्स, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये सब का क्या हो गया? कार्बन आयन की प्रॉपर्टीज हो गई सर। नेक्स्ट हेडिंग है इसका क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। नेक्स्ट डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कैसे जानेंगे कौन सा कार्बन आयन कितना स्टेबिलिटी है ना? तो इसका पहला पॉइंट हेडिंग में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बेनायोनिक कार्बन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायोनिक कार्बन मतलब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज जितना क्या हो ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन को होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कि स्टेबिलिटी जो होगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बेनायोनिक कार्बन ना। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? जैसे मैं 3 एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। पहला नंबर है CH3 CH2 पे माइनस चार्ज आ गया, पहला नंबर एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल में क्या ले सकते हो? CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है ना। तीसरा एग्जांपल क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज ना। तो अब देखो क्या होगा, इस कार्बन का अगर परसेंट हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? sp3। इस कार्बन का निकालोगे तो क्या आएगा? sp2। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगा? sp। समझ आ गया? तो इसमें परसेंटेज करेक्टर कितना है? तो इसमें परसेंटेज करेक्टर कितना है? 25%। कितना है इसका परसेंटेज करेक्टर? देखेंगे तो 25% है, इसका 33.33% है, और इसका 50% है। समझ में आया? तो जितना ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर बढ़ता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतना क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। तो इतना याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज करेक्टर अगर बढ़ रहा है, परसेंटेज करेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इतना याद रखिएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर इसे मान लेते हैं ए, इसे क्या मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी ना, तो इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? हाँ, तो स्टेबिलिटी अगर आर्डर देखा जाए तो स्टेबिलिटी आर्डर क्या हो जाएगा? हाँ, स्टेबिलिटी आर्डर हो जाएगा सी इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, ये इसका आर्डर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। सेकेंड नंबर है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन आयनिक कार्बन, और सेकेंड नंबर क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ना। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है, हाँ ये ए वाला पॉइंट, प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो इतना याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी घट जाएगी। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी कार्बन आयन का। सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या होगा कि अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो इतना याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब कि प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और माइनस आई से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? तो ये कार्बन आयन चल रहा है, कार्बन आयन में उसका डिफिनीशन हो चुका है ना, उसकी प्रॉपर्टीज हो चुकी है, अब इसकी स्टेबिलिटी पता करते हैं हम लोग। आइए इसके एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं सर। कैसे जानेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कैसे जानेंगे कौन लेस स्टेबल है? चलिए पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे CH3 है, CH2, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। दूसरा नंबर क्या है? CH3, C, इस पे क्या है? माइनस, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 ना। तीसरा नंबर क्या है? CH3, C ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। यहाँ हो गया CH3 और ये हो गया क्या? CH3 ना। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब समझ रहे हो? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ना, जितना ज़्यादा नंबर आपका एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा, समझना उतना प्लस आई बढ़ेगा, और जितना प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी आर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड वाला हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे इसमें देखो, ये इसमें एल्किल ग्रुप कितना है? ये 1 डिग्री है, ये क्या है? 2 डिग्री, ये क्या है? 3 डिग्री। समझ गए? तो इसमें देखो एल्किल ग्रुप संख्या कितनी है? 1 है। इसमें कितना है? 2 है। और इसमें कितना है? 3 है। तो अगर ये एल्किल ग्रुप बढ़ता जाता है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। किसका? कार्बन आयन का। लेकिन अगर यहीं पॉजिटिव चार्ज होता तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता। समझे? मतलब कार्बोकैटायन में जस्ट उल्टा हो जाता है, लेकिन कार्बन आयन में ये आर्डर होगा। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल भाई जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, समझ आना उसके पास इलेक्ट्रॉन का लोड ज़्यादा है, और जिसके पास लोड ज़्यादा है तो भाई साहब इसके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो और लोड दे बढ़ा जा रहा है, इसमें और लोड बढ़ जाएगा, इसमें और लोड बढ़ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा, समझ नहीं समझ गए? तो वही चीज़ है इसमें। तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट का आर्डर हो गया ना। माइनस आई इफेक्ट आर्डर की अगर मैं बात करूँ तो ए मान लेते हैं इसे। इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे CH2 हो गया, तो यहाँ पे हमने F ले लिया, और यहाँ पे क्या है? CH2 पे माइनस चार्ज। दूसरा नंबर है CH2 है, यहाँ पे ले लिया Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2, इस पर कौन सा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। तीसरा नंबर हो गया आपका CH2, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? Br, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ Br है, इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो इन तीनों में बताओ माइनस आई किसका ज़्यादा होगा? माइनस आई मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप।
एफ वाले का, समझ गए नहीं समझ गए? तो इसका अब देखो इसके ऊपर से लोड ज़्यादा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रहा है, ये भी क्या करे, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, डिस्पर्स करता जाएगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कम करेगा, ये कम करेगा, ये और कम करेगा। समझ गया नहीं समझ गया? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये ऑर्डर ये हो जाएगा। समझ गया नहीं समझ गया? तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती जाती, सॉरी बढ़ती जाती है। तो माइनस आई इफेक्ट ये बताते हैं, समझ गए? नोट करिए सर इसे। इसी का तीसरा पॉइंट है डी लोकेलाइजेशन और रिजोनेंस। डी लोकेलाइजेशन और रिजोनेंस। तो इसमें क्या होगा ना, तो इसमें लिखिएगा थोड़ा सा एलाइल, और इसमें लिखेंगे एलाइल ALLYL, एलाइल और बेंजाइल कार्बेनायंस, एलाइल और बेंजाइल कार्बेनायंस कार्बेनायंस आर स्टेबलाइज्ड by delocalization of negative charge, ना। आइए देखते हैं सर। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर एग्जांपल थ्रू समझते हैं, जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2, ये कौन सा कार्बन है, ये एलाइल, यहीं पे माइनस है ना, तो ये एलाइल कार्बेनायन हो गया। अगर यहीं प्लस होता तो एलाइल कार्बोकैटायन होगा, तो पिछले क्लास में पढ़े थे। समझ आ गया? दूसरा नंबर अगर ऐसे आ गया, बेंजीन रिंग हो गया ना, बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2 पे माइनस चार्ज, ये बेंजाइल कार्बेनायन हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग वाला ले लिया, हाँ इस तरीके से एक H हो गया, इस पे माइनस हो गया ना। तीसरा नंबर ले लिए कैसे, 3 ठो बेंजीन रिंग लगा दिया, 3 बेंजीन रिंग, माइनस हो गया एक और ऐसे ना, इस तरीके से ना। तो इसमें देखो, इसमें डी लोकेलाइजेशन सिर्फ, इसमें अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, इसका अगर RAS कितना बनेगा, तो इसका RAS एक यहाँ पे घूमेगा, एक इधर चला जाएगा, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 2। इसमें कितना, एक इसके थ्रू बनेगा, 3 इसके थ्रू, कितने हो गए, 4। ध्यान, जो ग्रुप पे होगा, किसी बेंजीन रिंग से लगा रहता है कोई ग्रुप, तो समझ जाना बेंजीन रिंग का 3 होगा और एक ग्रुप का होगा, कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 रिजोनेटिंग। इसका कितना बनेगा, 3 3 6 और एक इसका कितना हो जाएगा, 7। इसका कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 3 3 6 3 9 और एक इसका कितना हो जाएगा, 10। तो जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता है, समझ रहा हो तो उसके ज़्यादा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। मतलब एक बेंजीन रिंग का होगा, 3 बेंजीन रिंग का होगा, एक इस ग्रुप का होगा, तो 3 1 4 हो गए, 3 3 6 और एक 7, 3 3 6 3 9 और एक कितना हुआ, 7। तो इतना याद रखना कि अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता है, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा, यानी RAS अगर बढ़ता है, तो समझ आना स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 4th पॉइंट है स्टेबलाइजेशन बाई फास्फोरस एंड सल्फर, फास्फोरस एंड सल्फर, स्टेबलाइजेशन बाई फास्फोरस एंड सल्फर। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा व्हेन, इसमें डैश देके लिखेंगे, बोल रहे हैं सर, हो गया।
देखिएगा वेन कार्बन आयनिक कार्बन, हाँ वेन कार्बन आयनिक कार्बन, वेन कार्बन आयनिक कार्बन अटैच टू द, when carbon ionic carbon is attached to the sulfur or phosphorus, sulfur or phosphorus increases the stability of carbon ion, stability of carbon ion, no stability of carbon ion, no due to the, इसका रीजन क्या लिखेगा, due to the delocalization of negative charge, due to the delocalization of negative charge, due to the delocalization of negative charge, negative charge, no negative charge, no टू काट के बाई लिखेगा, बाई वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस और सल्फर, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस और सल्फर। हाँ देखिए इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे सल्फर है CH3 है, यहीं पे क्या लग गया, यहाँ पे CH2 पे माइनस चार्ज ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ फास्फोरस ले लिया, यहाँ पे CH2 ले लिया, इस पर माइनस चार्ज, इस तरीके से बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने PH2 ले लिया है ना। तो इस फास्फोरस के बाद ध्यान रखना, इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये वैकेंट जो डी ऑर्बिटल होगा ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल ये होता है वैकेंट, ये आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या करेगा, ये लोन पेयर इसमें डीलोकेलाइज कर जाएगा, और डीलोकेलाइज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इतना ध्यान रखना। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन किससे, इस वाले से, समझ में आ गया ना। तो इसमें बोला गया कि जिस एलिमेंट से, कार्बन से, अगर कार्बन आयनिक कार्बन है उससे क्या अटैच हो जाए, सल्फर या फास्फोरस अटैच हो जाएगा, तो ये उसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि सल्फर और फास्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो कार्बन आयन मोर स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसको भी नोट कर लेंगे सर। चौथे पॉइंट, पाँचवें पॉइंट, पाँचवा नंबर लिखेंगे, स्टेबलाइजेशन बाई, स्टेबलाइजेशन बाई C डबल बॉन्ड O NO2 या CN ग्रुप CN ग्रुप ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये CH2 है और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लग गया C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे H लगा है। पहला एग्जांपल ये ना। तो देखो क्या होगा, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ना। तो इसमें क्या करेगा, ये इस पे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, इस पे माइनस है। तो इसमें क्या होने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा, और जैसे रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। क्या बन जाएगा ना। तो ये देखो इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, देखो ये इन डबल बॉन्ड को इन बोला गया, ओ पे अगर माइनस आता थे ना, ओलेट जोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं इनोलेट आयन। अगर यहीं पे OH होता था, इनॉल हो जाता, इन और ऑल। अगर यहीं पे H लगा होता तो क्या होता, ये डबल बॉन्ड को इन बोलते, OH क्या होता, ऑल। इसलिए इसका नाम क्या होगा, इनॉल। तो इसे बोलते हैं इनोलेट आयन। और ये आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बन यानी एल्डिहाइड है कि नहीं है, CHO भाई है ना। तो कीटो से इनॉल चेंज हो रहा है, नहीं, कीटो इनॉल आइसोमर जो पढ़े नहीं पढ़े, तो वही है, कीटो से इनॉल फॉर्म है किनॉल। तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा मतलब ये, अगर किसी भी कार्बन आयन कार्बन से CHO ग्रुप, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, अगर ये सब जुड़ जाते हैं
तो समझ जाना उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे अगर ये पहला एग्जांपल ले, अगर सिर्फ इसमें पूछा जाए कि ये CH3 है ना और ये क्या है CH2 और इसमें माइनस चार्ज है, तो क्या इसमें रिजोनेंस होगा? नहीं होगा। इसमें रिजोनेंस हो रहा है, तो अगर पूछा जाए कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये क्या होगा? ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? रिजोनेंस हो रहा है। दूसरा नंबर अगर मैं बात करूँ, दूसरा नंबर अगर यहीं मान लो हम ले लिए CH2, इस पर माइनस चार्ज है, या सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ला गया, ऐसे समझ गए, तो भी क्या होगा? ये ज़्यादा स्टेबलाइज है। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये इसमें हो जाएगा रिजोनेंस। तो जिसमें रिजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो समझ आना वो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज कर देगा। तो ये भी आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ जाएगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ जाएगा C डबल बॉन्ड, N पे क्या कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? माइनस चार्ज ना। तो इसको भी नोट कर लेंगे। तो ये सब आपके मोर स्टेबल है। 6 नंबर है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन। 6 नंबर है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन मतलब कि जो ऐसा कार्बन आयन जो ज़्यादा एरोमेटिक अगर हो जा रहा है, तो समझना उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है ना। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को नोट करके लिखेंगे। बोले बोल रहे हैं सर, बोलिए सर, अब जब बोल रहे हैं तो बोलिए। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट करके लिखेंगे। बोले एनायन इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन। anion in which negative charge is present on carbon of aromatic system is known as aromatic carbon ion. Aromatic carbon ion मतलब कि ऐसा एरोमेटिक सिस्टम जिसपे कार्बन, अगर उस पर कार्बन नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो समझना उसे एरोमेटिक कार्बन आयन बोलेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। एरोमेटिक सिस्टम वही बताते हैं सर, सभी पॉइंट नोट कर लेंगे, बता रहे हैं क्या और। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एरोमेटिक कार्बन आयन आर मोस्ट स्टेबल। 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 तो जितने भी एरोमेटिक कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा। अभी दिखाते हैं एग्जाम्पल। हो गया पॉइंट नंबर थर्ड ना। पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे एनायंस ओबे। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे एनायंस ओबे हकल रूल। एनायंस ओबे हकल रूल बताया था ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना। 0 1 2 3 अगर आ रहा है, 0 1 2 3 अगर आ जाता है तो उससे क्या बोलते हैं? हकल रूल का फार्मूला फॉलो कर रहे थे। क्या करेगा वो? हकर रूल को क्या करता है? फॉलो करेगा ना। क्या लिखे? एनायंस ओबे हकर रूल आर स्टेबल बिकॉज they are aromatic. No, they are aromatic and there is
complete delocalization, and there is complete delocalization, and there is complete delocalization, and complete delocalization। देखो इसके एग्जाम्पल का मतलब देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे है, अगर ऐसा दिखे और इसी पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। हेलो, तो जब इसे निकालोगे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी क्या, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, ध्यान दीजिएगा, अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से अगर निकालेंगे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर 0 1 2 3 होता है, 0 आएगा कि 1 आएगा, पहले क्लियर तो करो। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 ही आएगा, समझ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब 1 आ जाए, 0 1 2 3 4 5 6 अगर आता है, समझ गए नहीं समझ गए, तो समझ आना क्या एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक कब होता है, जो 4 के मल्टीपल में आ जाए, 4 इलेक्ट्रॉन 8, कहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 2 एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 और एक माइनस वाला भी काउंट हो जाएगा, 6 आ जाएगा, समझ गए नहीं समझ गए। तो जो 4 के मल्टीपल में आता है वो एंटी एरोमेटिक होता है ना, और 2 4 जिसका इलेक्ट्रॉन जो 4 के मल्टीपल पे नया आए उससे क्या होते हैं, वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के ये हकर रूल है, इसको फॉलो करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सबसे ध्यान रखना, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना कार्बन आयन है दुनिया का, जितना भी, से बेंजाइल ले लें और एरोमेटिक ले लें। जैसे अगर ये वाला एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल बोलें कि अब इन दोनों बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, इन दोनों को पूछा जाए, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ऐसे दे दिया जाए, तो ध्यान देना इसमें देखो ये एरोमेटिसिटी आ गई, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं, समझना कहती है बेंजाइल कार्बन आयन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक कार्बन आयन, फिर बेंजाइल कार्बन आयन, फिर एलाइल कार्बन आयन, समझ में आ गया। तब हम लोग यस करेक्टर देखेंगे, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तब पता चलेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन लेस स्टेबल है, समझ गया नहीं समझ गया। तो इन दोनों की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, तो हाँ एंजाइल, नोट कर लेंगे इसको एग्जाम्पल। छठवां नंबर है स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आयन नो। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक वाला होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, फिर कौन होगा, बेंजाइल, एरोमेटिक कार्बन आयन लिखेंगे इसे, एरोमेटिक कार्बन आयन, फिर उसके बाद क्या आएगा, बेंजाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, फिर उसके बाद कौन आएगा, एलाइल कार्बन आयन, एलाइल कार्बन आयन, सातवां नंबर है, लीजिए सर सातवां नंबर ले लीजिए, एलाइल कार्बन आयन ना। फिर उसके बाद कौन आएगा ना, एलाइल के बाद आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस ना, फिर कौन आएगा CH2 CH, इस पे क्या आएगा माइनस, फिर कौन आएगा CH3 पे माइनस, फिर कौन आएगा CH3 CH2 पे माइनस, फिर कौन आएगा CH3 CH, यहाँ लिख दिए क्या CH3 पे माइनस, फिर उसके बाद कौन आएगा, टर्सेरी वाला लेते हैं ये, इतना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, हाँ बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर एल्काइलिन, एल्काइल वाला, फिर एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर मिथाइल, फिर इथाइल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, इस तरीके से। हाँ, तो ये पूरी कहानी किसकी थी सर, कार्बन आयन की। एलाइल के बाद है आपका वो एल्काइन, एल्काइन क्या है, फिर एल्कीन, फिर मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होता है, इतना याद रखना, ये ऑर्डर हो जाएगा, समझ आ गया।